कहाँ तक जाना है मुझको, कहाँ तक मैं जाऊंगा, आसमान तक पहुंचूं फिर भी क्या पापा हो। एक आदर्श पिता की नई पहचान क्या होनी चाहिए? आज हमारा बेटा, मेरा बेटा जो है मुझे गले लगाता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि काश हम ये कर पाते। उस वक्त हम ये नहीं कर पाए, नहीं ये हम कर पाते थे ना हमारे पिता कर। तो ये हिम्मत नहीं थी, ये क्या था। वृद्धाश्रम है, इनकी जो धड़ल्ले से कहना चाहिए ना, ये ज्यादा खुलने लगे। ऐसा क्यों हुआ कि बेटा अपने पिता को, अपनी माँ को साथ नहीं रख पाया। मेरे बड़े बेटे ने एक बहुत बड़ा सोफा खरीदा, पर एक बात मैंने और बोली, बेटा तुम्हारा जिस तरह का व्यवहार है ना, उस सोफे पे तुम ही बैठ सकते हो, तुम्हारे घर में कोई आता तो है। तो मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में पिता वो बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? तकनीकी तो आप समझा नहीं सकते, आप सिर्फ बता सकते हैं अपना जीवन। पर बच्चे की इच्छा क्या है वो नहीं समझ पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं इसका कैसे क्या? आप कहीं भी पहुंच जाएं, दुनिया के शिखर तक पहुंच जाएं, सही बात है। आपके पिता की ऊंचाई तक आप नहीं पहुंच सकते। एक बुजुर्ग है, एक पिता है और एक बेटा है। बिल्कुल। अगर ये तीनों अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो गारंटी है कि विश्व में भारत से मजबूत कोई देश नहीं। नमस्कार, आशा करते हैं हम जो भी ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अच्छा ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और आशीर्वाद दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें ऊर्जा देगा कि हम नए कंटेंट, नए ऑड वन गेस्ट के साथ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमां है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। कहते हैं ना कि पिता केवल पालन करता नहीं है, पिता भविष्य निर्माता भी है। अगर माँ उस बच्चे को जीवन देती है तो जीवन जीना जो सिखाते हैं वो केवल पिता सिखाते हैं। बचपन में जब हम गिरते थे तो माँ हमें खड़ा होना सिखाती थी, परंतु पिता अक्सर हमें दोबारा खड़ा करके संबल देते थे और आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते थे। हम कई बार देखते हैं कि माँ की ममता तो अश्रुओं में कहीं ना कहीं हमें दिख जाती है, पर पिता का जो प्रेम है ना, वो जिम्मेदारियों के पीछे कहीं ना कहीं छिप जाता है। आज हम इसी बात को बड़ी गहनता से उजागर करने वाले हैं। क्या विगत कुछ दशकों में पिता और संतान का संबंध कैसा हो गया है? ये सकारात्मक हुआ है या अनेक चुनौतीपूर्ण हुआ है? ये एक प्रश्न हम सभी के समक्ष है और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट ऑड वन आउट टॉक में। और जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं पिता पर, पिता कौन है, पिता क्या करता है, पिता की जिम्मेदारी क्या है, या हमारी पिता से अपेक्षा क्या है और पिता की बच्चों से अपेक्षा क्या होती है, इन सभी विषयों पर हम बड़ी ही गहनता से, गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं। और इस बात के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारे आज के ऑड वन गेस्ट, बहुत ही जाने माने व्यक्ति श्री पंकज दीक्षित जी। पंकज सर, आपका बहुत स्वागत है। आज आप हमारे ऑड वन गेस्ट हैं। मैं पंकज सर का एक बहुत ही छोटा सा परिचय आप सभी के समक्ष देना चाहता हूं। पंकज दीक्षित जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, प्रख्यात कवि हैं, प्रभावशाली वक्ता है, कुशल मंच संचालक है एवं संवेदनशील विषयों पे अपनी लेखनी अनेक बार लिखते हैं जो समाज में एक नई
दिशा प्रदान करती है। आप साहित्य और सामाजिक विषयों पे अनेक बार अपनी टिप्पणी देते हैं और इन विषयों पर अपनी गहन पकड़ रखते हुए एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं। आप एक व्यावसायिक, एक कहना चाहिए पत्रकार होने के साथ-साथ एक संतुलित पिता भी हैं। आपके 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा है और कहना चाहिए कि आप एक आदर्श पुत्र भी हैं और एक पिता भी हैं। तो इन दोनों का संतुलन आपने कैसे स्थापित किया? इस बात को हम आज आपसे समझने का प्रयास करेंगे। पंकज सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद मधुर भाई। आज का जो विषय यही है, क्या समाज में पिता की परिभाषा बदल गई है? यदि हाँ, तो एक आदर्श पिता की नई पहचान क्या होनी चाहिए? मधुर भाई, आपने बहुत अच्छा विषय बहुत संजीदगी से उठाने की कोशिश की है। अक्सर पिता पर बातचीत तो होती है, लेकिन बड़ी क्षणिक बातचीत होकर निकल जाती है। जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि बहुत गंभीरता से और बहुत ठहर कर हम बात करने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है। हम परमपिता की बात करते हैं, जी, हम राष्ट्रपिता की बात करते हैं, जी, हम आदर्श पिता की बात करते हैं, जी, क्योंकि पिता से ही सब कुछ होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आदर्श पिता क्या होना चाहिए, कैसा होना जी, चाहिए और परिभाषा क्या बदली है, जी, तो ये तो तय है। हम खुद भी अपने आप को देखें, हमारे पिता, आपके पिता जी। जिस तरह से हैं, जिस तरह से थे, आज हम तो नहीं हैं। बिल्कुल सही एक बात है। बड़ा बड़ा बदलाव आया है, जी, बड़ा चेंज आया है। जी, अब ये चेंज कैसे आया है? सोच समझ के तो नहीं आया, बिल्कुल। ये परिस्थितिवश आया है। जी, लगातार जो हम दुनिया देख रहे हैं, हमने अपने पिता को देखा बहुत कठोर, बहुत डिसिप्लिन, जी, बड़े प्रेम करने वाले, लेकिन वो प्रेम का अ, दर्शाना उनके हाथ में नहीं होता नहीं था। होता था। जी, जी, वो बिल्कुल दर्शाते सही नहीं बात। थे उसे, जी, लेकिन प्रेम तो बहुत करते थे। आज वो बात हुँ, समझ में आती है। उस वक़्त कई बार जब पिता डाँटते थे, कोई हुँ, सज़ा देते थे, तो हुँ, लगता था कि ये तो बहुत कठोर हैं। उस सही वक़्त बात लगता है। था बुरा, लेकिन हुँ, आज समझ में आता है कि कितनी गहराई थी उन बातों के अंदर। सही क्या बात है। दूरदृष्टा थे वो। हुँ, आज की हम बात करें तो हमारे अंदर जो कमी आई है, हम डिसिप्लिन पिता के रूप में स्थापित नहीं करना चाहते, नहीं हो भी पाते हैं। हुँ, 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 हम हुँ। चाहते हैं कि बच्चों को स्वतंत्र रखा जाए, जी, शायद आज की आवश्यकता यही है। जी, लेकिन इस स्वतंत्र रखने की पहल में, हुँ, इस सोच में, जी, ये बात मन में अंदर उठती रहती है कि डिसिप्लिन तो कहीं खो रहा है। हुँ, हम बड़ी बात है ना, हमारी हिम्मत डिसिप्लिन नहीं कहीं होती खो थी कि नहीं हम रहा। अपने पिता से जो है गले लग जाएँ। आज हुँ, हमारा बेटा, मेरा बेटा जो है मुझे गले लगाता है। बड़ा हुँ, आश्चर्य होता है कि काश हम ये कर पाते। उस वक़्त हुँ, हम ये नहीं कर पाए, आज हुँ, हम कर पाते। तो एक वो हुँ, पिता थे, एक ये पिता है। तो हुँ। अंतर तो बड़ा पैदा हुआ है। बड़ा है और विगत मतलब 2 से 3 दशकों में हमने ये देखा है कि जो चैलेंजेस हैं पिता के पुत्र के साथ या पुत्री के साथ या बच्चों के पिता के साथ, ये थोड़े-थोड़े कहीं न कहीं ये परिवर्तित हो चुके हैं। पहले जो बच्चे थे वो माता-पिता से, खासकर पिता से बात करने में डरते थे। हुँ, अगर कोई बात करना होती थी तो वो अपनी माँ के माध्यम से सबसे बिल्कुल, पहले अपनी माँ को बोलते थे और माँ अगर उस चीज़ की एग्री हो जाती थी, तो पिता को मनाती थी और उसके बाद चीज़ों को पूरी बिल्कुल करती थी। सही है। तो ये इस तरह का भाव क्यों आया है? अ, पहले आप जैसा आप कह रहे हैं कि पहले होता था कि हम अपनी कोई बात मनवानी थी तो माँ से कहते थे, माँ पिता से कहती थी और फिर पिता उस पर विचार करते थे और माँ के माध्यम से ही वो जवाब हम तक पहुँचता था। पिता सीधे बात भी नहीं करते थे, सही बात है। जवाब माँ ही देती थी। हुँ, तो लेकिन आज तो बदला है। हुँ, आज बच्चे पिता से बात करते हैं। हुँ, अब ये सच है कि पिता की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हुँ। उसे आज की जेनज़ीज़ जो हैं, जी, वो बच्चे जो दुनिया भर अपने मोबाइल पर, अपने टैब पर, अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं, जी। उस बच्चे से रूबरू हो रहे हैं, जो कि आपने नहीं देखी है। बिल्कुल सही बात है। कहीं तकनीकी रूप से वो बहुत आगे हैं, हुँ, समझ में वो बहुत आगे हैं, वो हुँ, पूरी दुनिया को देख रहे हैं और हुँ, उसके बाद में क्षण के वो कोई विचार जो आ रहा है, वो आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। हुँ। दुविधा ये है, जो चैलेंज की आपने बात कही, जी, चैलेंज ये है कि पिता इस बात से परिचित नहीं है कि वो जो प्रश्न आ रहा है, हुँ, वो कितने प्रश्नों से होकर गुजर रहा है, कितने उत्तर से होकर गुजर के आया है। हुँ, वो हुँ, उसे एक सामान्य प्रश्न की तरह लेता है, उसका उत्तर देने की कोशिश करता है। बस यहीं बड़ी गलती होती है। पिता हुँ, को पुत्र के समतुल्य होने की कोशिश करनी होगी। उसकी वैचारिक दृष्टि पर के पैमाने पर, उस सतह पर उसे आना होगा। उस हुँ। प्रश्न को तब वो समझ पाएगा और तब उत्तर दे पाएगा। बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि एक संतुलन होना बड़ा आवश्यक है बहुत ज़रूरी और है।
जो बच्चे हैं यानी जो जेन ज़ी है या जो जेन अल्फ़ा है, अब तो जेन बीटा भी आ जेन गई बीटा हैं। भी आ गई है। तो ये जो जनरेशन है, इन जनरेशन्स का एक विचार बहुत अलग है। हम कहते हैं कि हम जिस जनरेशन में थे, हमारे विचार एक अलग थे। बिल्कुल। हम बात नहीं कर सकते थे जिस बिल्कुल, तरह से आज के बच्चे कर लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये कहना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं या पिता कहना चाहिए पिछड़ गए हैं? क्या होता है? अच्छी बात आप कह रहे हैं। बच्चे एडवांस हो गए हैं, ये तो तय है, जी, और पिता पिछड़ गए हैं, अगर ये भी कहा जाए, हाँ। तो कोई बेईमानी नहीं होगी। हुँ, हमारी अपनी कंडीशनिंग, जी, जिस तरह से हम नरिश हुए, आप याद कीजिए, जी। हमारे स्कूल, मुझे लगता है आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, हाँ, है ना? खैर आप किसी कॉन्वेंट में पढ़े होंगे। कॉन्वेंट में तो नहीं पढ़ा, हाँ, ठीक ठीक है। है जी, ना? तो हमने तो टाट-पट्टी वाला ज़माना देखा है। जी, आज के बच्चों का तो समय एकदम अलग आ गया। बिल्कुल हमारे सही है। पिता अपनी पढ़ाई का, मुझे लगता है 10% अपनी अपनी जो कमाई था, उसका 10% बच्चों की पढ़ाई पर कम खर्च करते होंगे। जी। आज हम अपनी कमाई का 40-50% खर्च करते हैं। आप हुँ। समझ रहे हैं? हमारी एजुकेशन, हमारी कंडीशनिंग, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी सोच, हमारी शिक्षा-दीक्षा एकदम अलग थी। हुँ, या यूँ हुँ, कहा जाए कि आज से तो कमतर थी, हुँ, तकनीकी रूप से, हुँ, 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 वैचारिक रूप से। हुँ, ठीक है, हमारे पास में उस वक़्त संस्कार थे, जी, आदर्श थे, डिसिप्लिन था, सम्मान था। ये हुँ, सब कुछ था जो आज के बच्चों में शायद किसी रूप में कम हो रहा है। कम हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रेम हुँ, कहीं कम नहीं हुआ है, प्रेम कहीं कम नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। हाँ, ये प्रेम बात तो तो बच्चों सही के है। अंदर आज भी वैसा ही है। जी। उनके प्रकटीकरण, मैंने कहा ना कि आज भी बेटा जो है मेरा, वो मुझे आगे बढ़ता है और गले लगा लेता है। हुँ, सप्ताह में हुँ, 1-2 बार हुँ, ऐसा हो जाता है। मैं नहीं लगाता हूँ, वो लगाता है। हुँ, 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 हुँ। ये आप पीछे लौट कर देखिए, ना ये हम कर पाते थे, ना हमारे पिता कर पाते थे। हिम्मत ही नहीं हिम्मत नहीं थी। है। तो ये हिम्मत नहीं थी, ये क्या था? मुझे लगता है ये एक बाधा थी। एक हुँ, पिता अपने बेटे को गले नहीं लगा पा रहा है, सोचिए आप। तो कहीं न कहीं अशिक्षा तो है। चाहे हुँ, वो संस्कार का नाम दे दीजिए आप उसे हुँ, सम्मान का नाम दे दीजिए, जी, लेकिन कहीं कोई कमी तो थी। पिता हुँ, से पुत्र का जब गले मिलना होता है, वो जो हुँ, अनुभव है, वो हुँ, हम नहीं ले पाए। आज हुँ। हमारा बेटा हमें दे रहा है और खुद भी ले रहा है। बिल्कुल तो सही आज बात की है। जो जनरेशन है, मैं उसे सलाम करता हूँ। मैं उसे मानता हूँ कि वो हमसे आगे है। नहीं, अब हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि निश्चित रूप से जो जनरेशन है आगे, जी। पर कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्ट करते नहीं हुँ, हैं। कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि रिस्पेक्ट तो ठीक है, ख़ैर एक हुँ, व्यावहारिक बात है। अ, हमने पिताओं को जलील होते हुए भी देखा हुँ। है अनेक स्थानों पे। हम अब ये देख रहे हैं दौड़ ऐसी हो गई है कि वृद्धाश्रम हैं, इनकी जो धड़ल्ले से कहना चाहिए ना, ये ज़्यादा खुलने लगे हैं। हाँ, तो ये कहीं न कहीं ये इसमें क्या पिता की गलती है या माता की गलती है या सराउंडिंग की गलती है? हम इसमें किसको दोष दें? बहुत बहुत संजीदगी से आपने सवाल किया, और मुझे लगता है इस पर बहुत बहस भी होने की आवश्यकता है। जी, अक्सर जब हम वृद्धाश्रम की बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक लड़का जो है एक दोषी के रूप में सामने आता है, और निश्चित रूप से। माता-पिता के प्रति सहानुभूति पैदा होती है। हुँ, हो सकता है कि एक 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 प्रतिशत में ऐसा होता भी है कि बेटे गलत होते हैं हुँ, और माता-पिता सही होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हुँ, ऐसा क्यों हुआ कि बेटा अपने पिता को, अपनी माँ को साथ नहीं रख पाया? ऐसा हुआ क्यों? अब इसमें एकल परिवार और संयुक्त परिवार भी सामने आ जाता है। जी, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जी, और एक 4 भाई हैं अगर, तो चारों के बच्चे भी हैं, पिता भी हैं। पिता उसमें लीडर हुआ करता था। जी, बच्चे उसमें सेकेंडरी हुआ करते थे। पिता ने जो कह दिया, बच्चों को वो मानना है। हुँ, हमने ऐसे कई घर देखे हैं, हमारे आस-पड़ोस में भी देखे हैं कि संयुक्त परिवार में रहते हैं। मैं बहुत संजीदगी से बात करना चाह रहा हूँ, जिस जिस तरह संजीदगी से आपने प्रश्न को उठाया है। हम देखते हैं कि वो 4 भाई हैं, माँ है घर में, हुँ, उनकी पति सारे, उनका बिज़नेस है तो बाहर जाते हैं। पत्नियाँ हम देखते हैं सुबह 5 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक, हुँ, वो लगभग पूरा समय उनका किचन में दिखाई देता है, हुँ, क्योंकि 10-12 बच्चे हैं सबके मिला के। सुबह से उनका नाश्ता, उनका खाना, वो उसको ख़त्म हुआ, उसके बाद में 1-2 घंटे आराम किया, फिर शाम की चाय शुरू हो गई, फिर खाने की तैयारी शुरू हो गई। आप समझ रहे हैं?
हम्म संयुक्त परिवार में महिलाओं की क्या आवश्यकता है? क्या उनकी स्थिति बन गई है? हम्म तो जो आपका प्रश्न है, मुझे लगता है प्रश्न आपका जो है क्या मैं चाहता हूँ दोहराएँ आप। प्रश्न ये था कि जिस तरह से धड़ल्ले से जो वृद्धाश्रम की वृद्धियां वृद्धि हो हो रही। रही है, जी। ठीक है। अब उस संयुक्त परिवार में आप सोचिए, वो जब वो एकल होता है, तो वहाँ पर क्या हुआ? बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, हम्म महिलाएँ मतलब पत्नियाँ भी सफ़र कर रही हैं, पति भी सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं अपनी पत्नियों को परेशान हम्म होते हुए, उनको पीड़ित होते हुए, उनको अपने आप को डिवोशन त्याग की हद देखते हुए। हम्म जब वो अलग होते हैं, एकल जब परिवार बनता है, जी। तब चूँकि पत्नी भी कमाती है, हम्म पत्नी का भी अस्तित्व है। जी। पत्नी समझ चुकी है कि एक उसमें अगर पढ़ी लिखी महिला है, वो अलग हम्म हो जाती है। वो देखती है कि वो 3 महिलाएँ जो हैं, वो उनकी पूरी ज़िंदगी किचन के अंदर हो गई है। वो हम्म कहती है कि नहीं, मुझे अपना अस्तित्व बनाना है, मुझे हम्म अलग अपना अस्तित्व बना के रहना है। हम्म वो अलग होती है, हम्म हम उसको गलत मानते हैं। तो इसके दो पक्ष हैं, यानी आप इसको गलत भी नहीं बोल सकते और इसको आप सही भी नहीं बोल सकते। बीच हाँ, का रास्ता यानी है, कि गलत इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर उसने शिक्षा अर्जित की है अर्जित की तो है। उसका हक है कि भाई वो उससे वो अपने अस्त अपने अपना जो अस्तित्व है हाँ, वो भी बनाए, पैसा भी कमाए, उसमें कोई गलत नहीं है। बनाएगी, और दूसरी उसमें हम गलत भी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो परिवार से फिर अलग हो गई, परिवार से अलग परिवार इससे विघटित हुआ है। तो हम इसका एक संतुलित मार्ग क्या निकाल निकलता सकते है। हैं? आज भी कई ऐसे परिवार हैं जी। जिन्होंने इसका संतुलित मार्ग निकाला है, एक जी। बीच का रास्ता निकाला है। जी। उनका एक बड़ा घर है, हम्म हर घर में हर बच्चे का अपना एक रूम है, जी। उसका अपना एक किचन है। वो रहते हैं साथ में, हम्म खाना अलग बनता है, तो ये ताकि अच्छा है या किसी एक गलत है? सही है, अच्छा। रहते तो साथ में हैं, हाँ, साथ यानी अलग नहीं हुए, कुछ वो अलग नहीं खाना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए आप एक महिला अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए, अपनी सास के लिए, अपने देवर के लिए, उसके बच्चों के लिए खाना बना रही है और हम्म मन में कुढ़ रही है, मन में वो जो है बहुत परेशान है, वो बद्दुआएँ हम्म दे रही है। हम्म इससे अच्छा है हम्म कि वो डिस्टेंस में रहे और प्रेम हाँ, करे, ये यानी ये अलग ये प्रेम पक्ष है। करे, ये प्रेम ये करे, पक्ष अलग है। ये पक्ष अलग है। हाँ, हाँ, वैसे कहीं प्रेम ज़िंदा रहना चाहिए। पर इसमें देखिए जैसे बच्चा है, उसने पढ़ाई लिखाई की है, उसको हो सकता है परिवार से कहीं दूर भी जाना पड़े, कोई दूसरे शहर जाना पड़े, यानी देश भी छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति भी कई बार निर्मित होती होती है है, और ऐसी स्थिति में तो संयुक्त परिवार रह नहीं सकता। बिल्कुल, क्या यानी बेटा सब लोग को तो नहीं बुला सकता, संभव नहीं, ज़्यादातर माता-पिता को बुला संभव सकता नहीं, है। संभव नहीं। तो इस तरह की परिस्थिति जब निर्मित हो जाती है, तो कहीं न कहीं इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ने लगते बढ़ने हैं। लगते हैं और आपने वृद्धाश्रम की बात कही, जी। यहाँ भी मुझे लगता है कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी भी सामने आती है। हुँ। पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि बच्चों की भी उनका भी अपना एक अस्तित्व है। जी। वो पैदा हुए अपने अस्तित्व को लेकर, वो हुँ, परिवार में आ गए, लेकिन उनका हर महिला का, हर पुरुष का अपना एक अलग अस्तित्व है। वो हुँ। उसको समझ नहीं पाते। यानी वो उसे एक हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि फिर एक ही हल निकलता है कि हुँ। पिता अलग रहें और बच्चे अलग रहें, माँ अलग रहे। एक मैं एक पंजाब में एक स्थित एक मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन एक मंदिर है जिसका नाम है माता-पिता मंदिर। माता-पिता मंदिर। यानी माता-पिता को समर्पित एक मंदिर बन रहा है। उसकी थीम यही है कि हर घर में माँ-बाप का सत्कार हो और गौ माता के प्रति प्यार हो। एक उन्होंने एक अच्छी मुहिम अभी चालू की है। उस मुहिम में उन्होंने क्या किया है कि जैसे बच्चा जब वृद्धाश्रम छोड़ जाता है, तो उस बच्चे को तो दोष सभी देते हैं कि भाई ये बच्चा बेकार है। पर जो बच्चे के साथ में या बच्चों जो बच्चे अपने माता-पिता को साथ रख रहे हैं या जो बच्चे माता-पिता के साथ रह रहे हैं, उनका कभी कोई सम्मान नहीं कर पाता। हुँ, तो नहीं कहीं न होता कहीं ये भी क्योंकि दृष्टि गड़बड़ है। तो वो जो संस्था के हुँ, संस्थापक ज्ञानचंद वालिया जी, उन्होंने इस दिशा में कार्य करना चालू किया है कि कम से कम ऐसे बच्चों का सम्मान करें, ताकि उन बच्चों से दूसरे लोग मोटिवेट हो और माता-पिता और बच्चा है ना, पूरा परिवार साथ रहे। अगर नहीं भी रह रहे हैं, जी, तो कम से कम और संभवतः ये नहीं है कि हर व्यक्ति, बच्चा माता-पिता के साथ रह भी पाए, क्योंकि जैसे उसे होता है, व्यापार के लिए या नौकरी के लिए कहीं जाना पड़ता है, तो कम से कम नियमित रूप से हालचाल लें। कई बिल्कुल, लोग तो ऐसे हैं जो हालचाल भी नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल, यानी कई हमने ऐसे भी कंडीशन देखी है कि पिता बच्चों की हेलो सुनने के लिए तरस जाते हैं। तरस जाते हैं। बिल्कुल इस सही तरह कहा की आपने, स्थिति है बिल्कुल सही और ये कहा। समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश नहीं है, नहीं बहुत है, बहुत नहीं है, नकारात्मक नहीं संदेश है, है। यानी रहते घर में हैं। बिल्कुल, अब मैं एक महानगर में गया था, एक सज्जन से मिला, बड़े बुजुर्ग थे, यानी उनकी उम्र करीब 85 वर्ष की थी और बड़े संजीदगी के साथ वो
सत्कार कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे रहता है और एक बेटा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे हुँ, रहता है। तो मैंने बोला तो आप? तो बोले बेटा मैं तो अकेले ही रहता हूँ, मेरी वाइफ़ थी उसकी डेथ हो गई। हुँ, यहाँ पे जो भी आते हैं मैं छोटा-मोटा काम कर लेता हूँ, 85 का हूँ, अभी अच्छा हुँ, हूँ, 10-5 हुँ। साल और और ज़िंदा इस तरह रहूँगा, से रह रह सकता सकता हूँ। हूँ। अभी एक उन्होंने एक बड़ी रोचक बात बताई। हुँ, उन्होंने बोला कि मेरे बड़े बेटे ने एक बहुत बड़ा सोफ़ा खरीदा। हुँ, तो मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है बेटा, पर एक बात मैंने और बोली, बेटा तुम्हारा जिस तरह का व्यवहार है ना, उस सोफ़े पे तुम ही बैठ सकते हो, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे आता तो है नहीं। आता तो है नहीं। आप तो समझ रहे यानी हैं? हाँ, जो व्यावहारिकता है ये भी हुँ, एक संकुचित हो चुकी है। लोग किसी के घर जाना पसंद नहीं कर पसंद रहे, नहीं या अगर कोई आता भी है जी। तो यानी इस तरह का कहते हैं कि हम इंदौरी भाषा में कहते हैं मुँह बना देता है, यार कौन आ गया, मेहमान क्यों आ आप जो गया? कह रहे हैं मधुर भाई, इसमें एक और बात निकल रही है देखिए। जी। पिता का ये कहना है कि तूने सोफ़ा खरीद तो लिया है, हाँ। लेकिन उस सोफ़े पर बैठने कोई नहीं आएगा। यानी पिता अपनी इच्छा से अलग हुए हैं। हुँ। पिता भी वहाँ रह नहीं पाएँगे, क्योंकि जानते हैं उसके स्वभाव को। सही बात है। आप वृद्धाश्रम जाकर देखिए, आप लोगों से बातचीत कीजिए, पेरेंट्स से। कई पेरेंट्स स्वयं वहाँ पर आए हैं। हुँ, उन्होंने तय किया कि हम अलग रहेंगे। हुँ, हम हैप्पी रहना चाहते हैं। सही आप एक बात है। घर के अंदर हैं, आप जैसे कहा कि घर के अंदर हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, चेहरा नहीं देख रहे हैं। हुँ, इससे अच्छा है कि आप दूर रहिए। जो विदेशों में ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है, जी। वो क्यों है? उसे गलत मत देखिए आप। हुँ, एक वक़्त तक पिता और पुत्र साथ में रह सकते हैं। एक वक़्त आता है जब पिता को लगता है कि यार अब मैं अपना जीवन बच्चे के लिए क्यों ख़त्म करूँ? मैं हुँ, बच्चे के हिसाब से क्यों सोऊँ, क्यों उसके हिसाब से उठूँ, क्यों उसके हिसाब से खाऊँ? उसकी अपनी ज़िंदगी है। वो खुद निर्णय लेता है कि मैं ओल्ड एज होम में रहूँगा। मैं वहाँ रहूँगा जहाँ मेरी उम्र के लोग मुझे मिलें, मुझसे हुँ। लगातार बात करें। अभी तो इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप भी आ गए हैं, स्टार्टअप आ रहे बड़े हैं। प्रीमियम स्टार्टअप है, उसके अंदर बिल्कुल। लोग और उसके अंदर बच्चे भी चाहते हैं कि माता-पिता उस स्थान पे रहें। और माता-पिता भी चाहते हैं। हाँ, आप ये देखिए। उसका यानी कहीं उसका दूसरा प्रारूप ये नहीं है, कम से कम जैसे बच्चे कहीं विदेश में हैं, माता-पिता अकेले हैं, तो कम से कम वो एक ऐसे स्थान पे रहे जहाँ पे उनकी केयर हो, पर वो बड़े प्रीमियम है। यानी 5 स्टार हमारे लग्ज़ इंदौर में है, हाँ, जहाँ पर हाँ। 35-40 हज़ार रुपया महीने का ओल्ड हाँ, एज होम है हाँ, और लाख-लाख बड़े रुपए महीने की वहाँ पे लॉन्ड्री है फ़ीस है, बाकायदा, हर बिल्कुल। चीज़ लाखों रुपए। यानी उनकी केयरिंग, उनकी नर्सिंग, उनके बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना खूबसूरत है। और वहाँ पे सब चीज़ों को हो रहा है मैनेज। बिल्कुल, बड़े जो कहना चाहिए एक स्टार्टअप वालों ने एक इस तरह के ये काम बिज़नेस किया को है। भी स्टार्ट किया तो है। इसे उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता भी है, ना कि हम प्रेjuडिce होकर देखें, ना कि हम संकुचित होकर देखें। हुँ, हमें हुँ, लगता है कि आज की आवश्यकता यदि है, तो हुँ, उसके हिसाब से यदि हम डिस्टेंस में रहें और प्रेम, लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रेम खत्म नहीं हो। जिस दिन हुँ, पेरेंट्स को लगे प्रेम खत्म हो रहा है, उस हुँ, दिन उनको डिसीज़न लेना चाहिए कि अब वो बच्चों से कुछ डिस्टेंस बनाएँ। प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुँ। वही तो हमारे परिवार का आधार है। सही जीवन का बात। आधार भी प्रेम है। बिल्कुल सही है। अगर प्रेम खत्म हो जाए, तो दोनों को कहीं न कहीं बैठ के सोचना निर्णय चाहिए, लेना न चाहिए लेना कि चाहिए। हमें किस दिशा में आगे बढ़ना बिल्कुल, है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं जो डिजिटलाइज़ेशन हो गया है और डिजिटलाइज़ युग और पितृत्व, इसकी अगर हम बात करें, तो मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में पिता जो है, वो बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? सवाल तो अच्छा है, सवाल इसलिए अच्छा भी है और थोड़ा-सा चैलेंज वाला भी है, क्योंकि बच्चा तो 3-4 साल के उम्र से ही मोबाइल देख रहा है जी, और जैसे ही एआई का पदार्पण हुआ था, तो बच्चा तो एआई से जो है वो तारुफ उसने कर लिया था। जी। लेकिन पेरेंट्स उस तरह से नहीं कर टेक पाए हैं। सेवी नहीं हो पाया, सोशल एग्ज़ैक्टली। मीडिया को भी उस तरह से नहीं देख पाए हैं। बिल्कुल सही आज बात। हमारे बच्चे जितने वीडियोज़ देख लेते हैं, हम हमें दिन भर में, हम कैपेसिटी भी सप्ताह नहीं भर में नहीं देख पाते हैं। कैपेसिटी भी नहीं इतनी कैपेसिटी भी हमारे, नहीं सही है। बात है। तो ऐसे में जो तकनीकी संपन्न बच्चा है, उसे हुँ, आप कैसे समझा सकते हैं? हुँ। तकनीकी तो आप समझा नहीं सकते। जी। आप सिर्फ़ बता सकते हैं अपना जीवन, अपने जीवन की कहानी, कि हुँ, हमारा जीवन ये था, हमने ये पाया, ये खोया। अब तुम्हारे हाथ में तकनीक है, एआई का ज़माना है, स्मार्ट जो है वो लाइफ़ है। तुमको इस हमारे जीवन से कुछ ले, यदि तुम चाहते हो कि लेना हो, तो ले सकते हो। हुँ, आप यदि उस पर कोई चीज़ आरोपित करने की कोशिश करेंगे, उस पर इम्पोज़ करने की कोशिश करेंगे, तो रिफ्लेक्शन होगा, जंप जो है बाउंस होके आएगी। वो यानी कहने का ग्राह्य नहीं मतलब होगा, ये है कि नियंत्रित ना करते हुए निर्णय लेने की क्षमतावान उस क्षमता पैदा बच्चों को कीजिए, बना दें, दृष्टि तो वो पैदा कीजिए। अपने आप चीज़ों को समझेगा सही क्या है बिल्कुल, और गलत क्या है। बिल्कुल। और एआई का जैसे अब ज़माना आ चुका है, डिजिटल युग है, तो कहना चाहिए कि पिता को भी थोड़ा-सा डिजिटली अवेयर होने की आवश्यकता है बहुत आवश्यक। ना? तो
ऐसे समय में जो बेस है, जो मूल है, मूल को बैलेंस करते हुए किस तरह एक पिता और एक बच्चा, उसके अंदर बच्ची भी हो सकती है, बच्चा बच्ची दोनों, जी एक कैसे संतुलित हो सकते हैं? यही है कि आप सोशल मीडिया तो चूंकि सब सब आप भी हैं वो भी है, हम्म सोशल मीडिया की जो अच्छी चीज़ें हैं आप हम्म बच्चों से शेयर कीजिए, हम्म उनसे भी बात कीजिए कि क्या आपने कुछ ऐसी कोई जो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, हम्म आप फिर वो इंस्टा पर हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप जी ट्विटर पर हैं या एक्स पर हैं, जी क्या उसमें ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है आपको जो हमारे लायक है? उनसे पूछिए कि क्या हम सही उससे कुछ बात, सीख सकते हैं। कुछ सही बात। वीडियोस हमको आप सेंड किया कीजिए, हम हम्म उनसे बात करें कि हम्म तुम इतने वीडियो सेंड करते हो, कुछ हमको भी भेजो जो हम्म हमारे काम के हों। हम्म बच्चा इंटरेस्ट लेगा, हम्म वो 100%। आप शायद भूल जाएं, बच्चा नहीं भूलेगा उस बात को कि पिता ने हम्म। उससे कुछ मांगा है। तो ये कम्युनिकेशन, हमने कहा ना, यानी हम कुल एक मिला पिता की तरह एक एक दोस्त की तरह बात करें। तो दोस्त की तरह बात करें, और अभी का जो जमाना है इसके अंदर संवाद सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर पिता पुत्र का संवाद अगर ज्यादा होगा बिल्कुल तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने में कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही बात है। अब हम करियर की बात करते हैं। जी हाँ। बच्चों का जो करियर होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो बच्चा है उसकी कैपेबिलिटी उस लायक नहीं है जो पिता बनाना चाह रहा है। जैसे एक एग्जांपल, मैं कई काउंसलर से मिलता हूँ, कई लोगों से मिलना होता है, तो पिता की इच्छा होती है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा क्रिकेट सीखे, या मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने जी हाँ। या इंजीनियर बने, पर बच्चे की इच्छा क्या है वो नहीं समझ पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज, कहीं ना कहीं एक दिक्कत, या कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने को मिल रही। तो इसका कैसे क्या बहुत अच्छी संवाद? बात आप कह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने अपने बेटे को बताया कि देखिए, फला फला एक डॉक्टर मुझे मिले और जी उनकी बेटी जो है वो गाती अच्छा थी, सिंगिंग अच्छा करती थी हम्म और चाहती थी कि करियर बनाए। जी लेकिन पिता चूंकि डॉक्टर हैं, हम्म तो पिता ने उनसे कहा कि बेटी तुम पहले डॉक्टर बन जाओ, हम्म फिर तुमको सिंगिंग जितना करना हो तुम कर लेना। हम्म पिता के कहने पर डॉक्टर बन गई। हम्म और जब मैंने उनसे पूछा कि अभी बेटी की क्या स्थिति है, स्टेबल है, बोले शी इज़ हैप्पी। जब मैंने बेटे को बात बताया कि ये एग्जाम्पल भी है कि पिता हम्म अपनी बेटी को ये कह रहा है कि तुम अपनी चीज़ छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और वो उसने किया और हैप्पी है। बेटे का प्रश्न ये था कि उनको कैसे पता कि बेटी हैप्पी है। देखिए ये एक यानी ये तराशना भी, जो कहते हैं ना, पिता को आना चाहिए आना चाहिए, कि हमारे जो बच्चा है वो किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। आगे सही बढ़ बात सकता। है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने उसे मोल्ड तो कर दिया, हम्म उसे अपने डेस्टिनेशन से या अपने उद्देश्य से हटा तो दिया, लेकिन उनको नहीं पता कि बेटा एक्चुअली या बेटी हैप्पी है या नहीं है। वो जानती है। उससे हम्म पूछा जाए कभी, पिता तो कहेगा कि हाँ हैप्पी है। बेटी से एक बार बैठ के हम्म पूछा जाए कि क्या तुम यानी खुश हो। दोनों पक्ष हैं। दोनों पक्ष, दोनों पक्ष, दोनों पक्ष हैं। दोनों पक्ष हैं। तो ऐसा क्या किया जाए दोनों पक्ष जो है वो संतुलित रहे? यही कहा जाए, जैसे मैं अपनी बेटी की बात करूँ तो शीज़ मतलब वो अच्छा गाती हैं, हाँ लेकिन अभी इंजीनियर है, रोबोटिक इंजीनियर है वो। हाँ तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ उनसे कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम रोबोटिक इंजीनियर तो करते हो ही सही, हाँ लेकिन तुम रेगुलर प्रैक्टिस भी किया सिंगिंग। कर। तो अब उन्होंने वो चीज़ शुरू कर दी है। तो हम्म। ये है कि आप जो चाहते हैं, और वो चाहती है, उसने किया, रोबोटिक इंजीनियर बनी। और जो मैं चाहता था कि वो सिंगिंग उसके अंदर क्वालिटी है, तो इस ढंग से मैं उसको प्रोवोक अच्छा, करता हूँ। इसमें एक चैलेंज और आता है, पता है? पिता की इच्छा है कि बेटा कुछ बने, माँ की इच्छा है कि बेटा कुछ बने, और बेटे की इच्छा वो कुछ और तीसरा बने। हाँ। तो यानी ये बड़ी जगलिंग वाली स्थिति होती है। सर ऐसी स्थिति में क्या? सर मेरा ये कहना है कि आप पिता हैं, हम्म आपने अपना अपना जीवन जिया, जी आपने जैसा चाहा माँ ने जिया, जैसा भी संतुलन नहीं, यानी किया कई बार तो ऐसा है कि जो पिता ने बोला वो करा है। वो किया है, हाँ हुआ भी है, जी अच्छा भी हुआ है। हाँ लेकिन जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो हाँ आपको क्या पता, बहुत ज़्यादा तो समय की गर्त में छिपा हुआ है। तो आज हम्म का जो समय है, बेटा जो चाहता है हम्म उसे वो करने दिया जाए, यानी उसके साथ खड़ा रहा जाए। कुल मिला के ये है, इसकी एक डेफिनेशन नहीं डेफिनेशन हो आपको, सकती। हर यानी परिवार की एक अलग डेफिनेशन है, हर व्यक्ति की अपना जी अलग डेफिनेशन जी है। जी, उसे वहां पे हिसाब जो से। पिता थे उन्होंने तराश लिया कि बेटी जो है डॉक्टर आसानी से बन सकती है, और फिर उसका एक दूसरा पक्ष ये भी, क्या पक्ष बेटी डॉक्टर बन के खुश है? खुश।
तो यानी ये समाज के लिए भी एक प्रश्न यानी है। और आपने तय किया, एक बड़ा अच्छा शब्द है मधुर भाई, जी कंफर्मेशन बायस। हाँ इस शब्द से मैं बड़ा इम्प्रेस रहता हूँ। जी कंफर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए क्राइम की हम दुनिया की बात करें कि एक पुलिस वाले ने जाकर देखा एक व्यक्ति का खून हुआ है हम्म और उसने एक व्यक्ति को वहाँ से भागते हुए देखा। हम्म उसने तय कर लिया कि ही इज़ अ मर्डरर। हम्म अब वो अपनी सारी ताकत इसमें लगा देता है कि वो मर्डर है, और अंत में पता लगता है कि वो मर्डर नहीं था। हम्म उसका कंफर्मेशन बायस मतलब वो ही वाज उसने कंफर्म कर लिया था और बायस्ड हो गया था कि यही व्यक्ति ऐसा है। हम्म जब हम ये तय कर लेते हैं कि बेटी तो खुश होगी ही, तो हम ये मान लेते हैं कि बेटा बेटी खुश है। इससे हटा जाए, दोनों पक्षों को देखा जाए, सही बात है। उसके दिल को पढ़ा जाए, आपके दिल की बात की जाए। और एक बीच में बड़ा टफ, सामंजस्यता से एक कोई हाँ, एक संतुलन वाला हर दिन एक सीखने की आवश्यकता है। आप हर हाँ किसी भी चीज़ में टाइप नहीं हो सकते। आप ये तय नहीं कर सकते कि ऐसा है। आप हर हम्म दिन सीखिए। पिता को भी सीखने की आवश्यकता है, माँ को भी सीखने की आवश्यकता है। सही बेटा बात तो है। सीख ही रहा है। सही बात है। एक किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि अगर एक हम क्योंकि भारत की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आज भी 3 पीढ़ियाँ साथ काम करती हैं। एक बुजुर्ग है, एक पिता है और एक बेटा है। बिल्कुल। अगर ये तीनों अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो गारंटी है कि विश्व में भारत से मजबूत कोई देश नहीं हो सकता। निश्चित रूप से। क्योंकि जो बुजुर्ग है उनका अनुभव, हम्म, पिता की सूझबूझ और बच्चों की जो है ये कहना चाहिए कि उनकी निडरता या उनकी ऊर्जा, ये अगर तीनों को सामूहिक चैनलाइज हो रूप जाए। से अगर कर दिया जाए तो भारत वहां पहुंच सकता है जहां कोई विश्व का देश नहीं हो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक अवस्था ऐसी आती है जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, जब पिता बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्ग होते हैं तो तबीयत का ध्यान, कभी स्वास्थ्य का ध्यान, तो इसमें पिता कई बार प्रयास करता है कि बेटे को परेशान ना किया जाए, बिल्कुल। पर फिर भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बेटे को जाना पड़ता है, कई बार उसकी मीटिंग्स होती है, कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति आती है। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में पिता की अपेक्षा, बेटे का कर्तव्य या बेटी का कर्तव्य, दोनों का क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो सार्वभौमिक सच है कि पिता ने आपको जन्म दिया, माँ ने आपको जन्म दिया, और पिता ने आपको पाला पोसा, आपको पढ़ाया। आपको नहीं पता कि उसने अपनी कितनी कितनी उसने सपने जो हैं वो आपके लिए कुर्बान किए, आपको नहीं पता। निश्चित रूप आप से। जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो बोलता भी नहीं है, बताता भी नहीं है। बच्चों के अंदर ये संजीदगी तो होनी चाहिए, ये बात तो पता होनी चाहिए कि पिता एक एक उम्र में पिता तो हीरो होते हैं। अपनी आंखें बंद करके देखें एक बेटा कि बचपन में पिता ही उसके हीरो थे। उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। जी। एक एक बात को कैसे पिता ने उसे पूरा किया था। ये तो सच है। अगर पिता को आवश्यकता है तो हर हाल में बेटे को खड़े होने की आवश्यकता है, खड़ा होना चाहिए। और यदि वो नहीं हो रहा है तो गलत है, चाहे पिता के अंदर कुछ भी हो। एक एक हो सकता है मानसिक रूप से विकृत पिता भी होते हैं, कई भी हमने बार सही देखा बात है। है। लेकिन कई बच्चे उनको साथ में रखते हैं। हम्म। पिता, आप बेटे का धर्म तो आपको निभाना है। इसमें तो कोई दुनिया, किसी भी युग में अगर हम बात करेंगे तो एक ही बात सामने आएगी कि अगर आप बेटे के रूप में अपना फ़र्ज़ निभाने की पूरी कोशिश कीजिए, अंत तक निभाने की कोशिश कीजिए। हाँ, प्रेम बना रहे, ये इसमें बात ज़रूरी है। तो ये तो सच है कि पिता को आवश्यकता है तो आपको खड़े होने की आवश्यकता है, आपको साथ रहने की आवश्यकता है। एक समय ऐसा भी आता है जब एक पिता एक आर्थिक दबाव से भी गुजरता है और एक भावनात्मक दबाव से भी गुजरता है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में यदि दोनों चीज़ों का एक संतुलन रहे, इसमें पिता का क्या कहना चाहिए, अभिव्यक्ति होना चाहिए, वो किस तरह से अभिव्यक्त करे? दूसरा, ऐसे समय में बच्चों को कैसे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मेरे पिता को इस सब चीज़ों की आवश्यकता है? मैंने कहा ना, बचपन हमेशा याद रखा जाए। अगर एक बेटा अपने पिता के साथ में लगातार खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसे बचपन याद है, वो उसको भूला नहीं है। यदि वो भूल जाएगा जी। तो आगे बढ़ जाएगा, तब वो हम्म भौतिकता की बात करेगा। वो बचपन उसे याद रखना चाहिए, इमोशंस याद रखना चाहिए। हम्म मुझे हमेशा एक दृश्य मधुर भाई याद आता है। जी।
कब बच्चों के अंदर संवेदना पैदा हो जाती है कि हम लोग हॉस्टल में पढ़ा करते थे, उज्जैन में पढ़ता था मैं। जी हमारा जो घर था वो एक मंदसौर में एक छोटी जगह पर था। जी जब मैं अपने जो मेरा नेटिव प्लेस है शामगढ़, वहाँ उतरता हूँ जी और मैं उज्जैन से आया हूँ अपने घर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जा रहा हूँ। मैं जिस बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पिता जो हैं, चूँकि हर महीने परचूनी का सामान लेने आया करते थे घर का, उनके दोनों हाथों में थैलियाँ हैं। हम्म वो शायद ऑयल की होंगी या घी की होंगी, जो भी हो सकती हैं। जी बस चल रही है हम्म और वो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों थैली हाथ में हाथ होते में। हुए चढ़ने का आप प्रयास समझ कर। रहे हैं? रिस्क वो है। दृश्य मैंने देखा और मैंने महसूस किया कि मैं वहाँ पर कितने आराम से हूँ, हर चीज़ मुझे मुहैया कराई जा रही है और मेरे पिता का स्ट्रगल क्या है। सही बात है। उस दिन मेरे अंदर, उस पल मेरे अंदर एक संवेदना का भाव पैदा हुआ। तो मैंने कहा ना कि संवेदनाएं आपके अंदर हैं, उन्हें संजो कर रखने की आवश्यकता है। संवेदनाओं को संजोने की आवश्यकता है उन और दृश्यों को बचपन के संजोने की ऐसे आवश्यकता, दृश्यों को सजा कर हमेशा रखने की आवश्यकता। अपनी मस्तक पटल पे रखना चाहिए, ताकि वो कभी आपसे जुदा ना हो। और इसी के माध्यम से एक जो संतुलन है पिता का पुत्र के साथ और वो पुत्र का बना रहे, पिता के साथ वो एक बना रहे, स्थापित हो वो बना सके। रहे, वो बना रहे। बिल्कुल। अब हम 2047 की बात करते हैं। भारत जो है एक विकसित भारत के मार्ग पे चल पड़ा है। ऐसे समय में एक पिता की क्या भूमिका होगी? मुझे लगता है मधुर भाई, किसी भी युग में, हम द्वापर की बात करें, हम कलयुग की बात करें या किसी युग की बात करें, हम्म पिता का तो एक ही धर्म है जी कि वो अपना, यदि उसने संतान उत्पत्ति की है, जी बच्चों को जन्म दिया है, जी तो बच्चे उससे बेहतर बने, उससे हम्म बहुत आगे निकलें। हर हम्म पिता का सपना होता है बिल्कुल। और धर्म भी यही होना चाहिए। हम्म कल भी था, आज भी और कल भी होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 47 की बात कर रहे हैं आप, किसी भी युग में चले जाएं, पिता का सपना एक ही होगा, उसका धर्म ही होगा, एक ही होगा, उसका सुख एक होगा, उसका दुख एक होगा। पिता नहीं बदलेगा। पिता नहीं बदला, पिता पिता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा चलिए, अब हम जैसे स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, तो उस दौरान में क्या फादर भी स्मार्ट हो जाएंगे? हाँ, मतलब हो रहा है, हम दुनिया में देख तो रहे हैं। जी लेकिन कियोस यही है कि हम जितना ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, संवेदनाएं उतनी ज़्यादा कम होती जा कम रही हो हैं। रही है। जी 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 मोबाइल स्मार्ट हो सकता है, जी मशीन स्मार्ट हो सकती है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जब स्मार्ट होने की तरफ आगे बढ़ता है, तो तो वो उसकी संवेदनाएं संवेदनाएं खो कम देता है, वो होती हैं। प्रेम खो देता है, वो ज़मीन खो देता है, और जो बहुत मनुष्य होने का सुंदर। सुख है, वो उससे दूर होता जाता है। अच्छा, एक सवालों का यह आखिरी सवाल है कि आने वाले समय में जो पिता रहेंगे या पुत्र रहेंगे, उनको आज की पीढ़ी से क्या सीखना चाहिए? बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी बात की है, वो बहुत रैशनली बात की है। जी लेकिन मैं सारे बच्चों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक बेटा हूँ, मैं सारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने पिता के इतर आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम्म पिता त्याग की मूर्ति होता है। सही बात है। उसने वो बलिदान किए होते हैं जो कोई नहीं कर सकता। सही बात है। हो सकता है आप भी अपने बच्चों के लिए नहीं करने वाले हो। हर पीढ़ी जो है वो कुछ ना कुछ कम होती जाती है। हम्म आप अपने पिता के जीवन को देखिए, उनकी कहानी को पढ़िए, उनके प्लस माइनस दोनों को देखिए और हम्म अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जी वो सब अपने पिता के जीवन को आदर्श रखकर आगे बढ़े और सब सफल हुए। अब मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि अब जैसे जेनजी है, अब जेनजी भी पिता बनने वाली है। अब उनके ऊपर भी, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा, क्योंकि उनकी भी बिल्कुल, जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है। बिल्कुल। तो एक भविष्य के पिता के लिए क्या संदेश है? हाँ, भविष्य के पिता के लिए क्या संदेश, अच्छी बात है। हालाँकि अधिकतर जेनज़ीज़ में आपने देखा होगा, लड़की हो या लड़के, हाँ आजकल शादी करने से ऐतराज़ कर रहे हैं। हम्म शादी कर लेते हैं तो बच्चे पैदा करने से ऐतराज़ कर रहे हैं। जी बच्चे होंगे तो एक ही होगा। ये बहुत बड़ी पूरी दुनिया की समस्या आ रही है। समस्या है। जी 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 लेकिन आपने सवाल ये किया है कि एक जेनज़ी अगर पिता बनता है, हम्म तो उसे कैसा पिता होना चाहिए? मुझे जी लगता है कि ये तो समय की गर्त में है और शायद आप और हम मधुर भाई डिसाइड तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि जो हमारे पिता नहीं हो पाए, हम्म जो हम नहीं हो पाए, हम्म हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे के अंदर वो पिता के गुण हों, और हम्म उसके लिए उसे फिर से पीछे लौटना पड़ेगा। उसे अपने हम्म दादाजी को देखना पड़ेगा, नाना जी को देखना पड़ेगा, अपने हम्म पिता को देखना पड़ेगा, दुनिया को यानी देखना पड़ेगा। नटशेल में कहा जाए तो एक संतुलित पिता वही होगा जो यानी अपने अतीत से सीख के और अपने आप को संभाले
और वो जो गुण है वो अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्म करे। ट्रांसफॉर्म करें। जी, एक यानी ये सेंटेंस मुझे याद आ रहा है कि बी रेशनल हाँ, बट इमोशनली, बी रैशनल बट इमोशनली। जी, बी इमोशनल हाँ बट रेशनली। हाँ, वाइस वर्सा। ये दोनों चीज़ें आप भावनात्मक रूप से भी बैलेंस हों, वैचारिक रूप से भी बैलेंस हों, हम्म, दोनों विचारों को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे जी, तो हर समय शायद आप एक आदर्श पिता के रूप में स्थापित हो पाएंगे। बहुत सुंदर। अब कुछ रैपिड फायर है, जी क्विकली आपको उसके जवाब देना है। सख्त पिता या दोस्त पिता? दोस्त पिता। जेब खर्च या जीवन शैली? जीवन शैली। मोबाइल या मैदान? मैदान। डांटना या समझाना? समझाना। सफलता या संस्कार? संस्कार। यानी सफलता नहीं, संस्कार वो सफलता वो उसका बाय प्रोडक्ट है। पिता की सबसे बड़ी पूंजी? बेटे का प्रेम। बेटे का प्रेम। प्रेम। पिता की सबसे बड़ी चिंता? बेटे का भविष्य। बेटे का भविष्य। और पिता का सबसे बड़ा त्याग? सेल्फ, खुद का उसका त्याग। खुद का खुद त्याग। का, सपनों का त्याग। एक शब्द में पिता? पिता। इससे इतर क्या। सही बात है। तो बड़ी बखूबी से सर ने ये अनेक बातों को हमारे साथ उजागर किया है। और पंकज जी का जब मैं परिचय दे रहा था तो मैंने सबसे पहली बात कही कि पंकज जी एक पत्रकार होने के साथ एक प्रख्यात एक कवि हैं। तो पिता के ऊपर पंकज जी आपने जो बातें कुछ लिखी हैं, अनेक बातें जी आपकी जी वायरल भी हुई है, जी। कुछ उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ जो आपको लगती है, खैर पिता जी के लिए तो हर ही चीज सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से जो आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप हमें सुनाएं। मैं एक बेटे के रूप में पहले 4 पंक्तियाँ बताता हूँ जो प्लीज, एक बेटे के रूप स्वागत में है। पिता के लिए लिखी मैंने। जी पिता बनने से पहले आप बेटे होते हैं, जी तो मैंने एक बेटे के रूप में जो 4 पंक्तियाँ लिखी, हालांकि जी पूरा गीत है लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगा। जी। कि कहाँ तक जाना है मुझको, हम्म। कहाँ तक मैं जाऊंगा। कहाँ तक जाना है मुझको, कहाँ तक मैं जाऊंगा। जी। कहाँ तक जाना है मुझको, कहाँ तक मैं जाऊंगा। हम्म आसमान तक पहुंचूं फिर भी हम्म। क्या पापा हो पाऊंगा। क्या बात है। मई जून के दोपहरों को हम्म वो तपकर सह लेते थे, हम्म शांत नियत सीमाओं में बंध वो हम्म कितना चल लेते थे। मैं हम्म। तीव्र तिरोहित होकर भी क्या इतना चल पाऊंगा। क्या बात है। आसमान तक पहुंचूं फिर भी क्या क्या पिता बा, पापा हो पाऊंगा। क्या बात है, बहुत हम सुंदर। कुछ भी हो जाएं, हम्म अपने पिता तक नहीं पहुंच सकते। हम्म। आप कहीं भी पहुंच जाएं, दुनिया के शिखर तक पहुंच जाएं, सही बात है, आपके पिता की ऊंचाई तक आप नहीं पहुंच सकते। निश्चित रूप से सही बात है। एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में जो मैंने लिखा, हम्म। जो आपने पूरी चर्चा की है, मुझे लगता है ये जो पंक्तियां हैं जी, उसका निचोड़ है इस पूरी बातचीत का, इस पूरे पॉडकास्ट। स्वागत है जी। हम अक्सर एक पिता जो है वो कन्वेंशनली बात करते हैं, हम्म हम बेटियों को स्वतंत्र कर देते हैं, बेटों से अपेक्षाएं करने लगते हैं। बस बड़ी यहीं बड़ी पर बड़ी गहरी बात है। बस बेटी को स्वतंत्र कर देते हो और सबसे ज्यादा अपेक्षाएं वो बेटों अपेक्षाएं से बेटों होती से है। पाल लेते हैं और बिल्कुल। फिर विग्रह शुरू हो जाता है, जो जी आपने कहा कि ये दूरियां बढ़ती जाती हैं। जी। मैंने अपने बेटे को एक पारंपरिक जो चीज़ें थी उससे मुक्त करने की कोशिश की, पारंपरिक नियमों से मुक्त करने की कोशिश की। जी उसी को बात करते हुए ये कविता है, एक छोटे बेटे से बात करती हुई कविता। जी 3 साल का बेटा है जी। कि जब तुम बड़े हो जाओगे हम्म। अपनी कहानी में खो जाओगे। बहुत हर सुंदर। व्यक्ति, हर बच्चे की अपनी सही कहानी होगी बात है कि जब तुम बड़े हो जाओगे हम्म। अपनी कहानी में खो जाओगे, जी। तब न चाहते हुए भी हम्म मेरे पास रहते हुए भी हम्म मुझसे दूर हो जाओगे। हम्म हाँ, मैं इस बात से डरता हूँ। हम्म हाँ, मैं इस बात से डरता हूँ, हम्म। लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब तुम बड़े हो जाओगे न मुझ पर अपना हक जताओगे, हम्म न रोओगे, हम्म न रूठ जाओगे, हम्म और शायद मैं भी हम्म तुम्हारी मसरूफियत को माप कर, हम्म। वक्त की नज़ाकत को भाप कर, जी। रिश्तों की तपिश को ताप कर सब कुछ वैसा उतना महसूस ही नहीं कर पाऊँ जितना आज करता हूँ। क्या लेकिन बात। मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। क्या बात है। इसलिए कि मेरे पिता ने भी मुझे मेरी लाख नाकामियों, नादानियों, गलतियों के बाद भी उतना ही प्यार किया। इसलिए कि हर पिता परंपराओं को जीता है, अपना दर्द, अपनी व्यथा बताता नहीं, सब्र का घूंट पीता है। बड़े हो गए बच्चों की बेबसी देखकर मन ही मन रोता है, क्योंकि वो बेटा नहीं।
क्या क्योंकि बात। वो बेटा नहीं, पिता की ही तरह हम्म, जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, अपनों को बेतहाशा चाहता हुआ, स्नेह की बारिश में नहाता हुआ सनातन पिता होता है, हम्म, पुरातन पिता होता है, हम्म, आदतन पिता होता है, क्या बात है, आदतन पिता होता है। क्या बात है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत यानी ये भाव है, यानी कहना चाहिए हमने जितनी भी अभी चर्चा की है जी, उसका एक निचोड़ है निचोड़, ये सब। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और ये बड़े गंभीर विषय पे आपने बड़ी सहजता से, सरलता से हर उस बात को उजागर किया है कि एक पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वर्तमान पिता कैसे होना चाहिए और साथ में बच्चों से कितनी अपेक्षा की जानी की जानी चाहिए चाहिए। और बच्चों का भी क्या एक दायित्व है पिता के प्रति, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। सभी बातों को आपने बहुत नहीं, अच्छे नहीं, से उजागर किया और निश्चित रूप से अगर इसी संतुलन के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो एक पिता पुत्र ना होते हुए, पिता पुत्री ना होते हुए एक बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं और घर में एक कहना चाहिए एक गंभीर माहौल ना होते हुए एक सकारात्मक माहौल, एक ऊर्जावान माहौल घर होना में चाहिए। बना रह और सकता मोदी है। भाई, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि जो आप कर रहे हैं काम, जी, इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में, जी, आप जब दुनिया पूरी व्यावसायिक हो गई है, जी, आप इतने संजीदगी से इतने अच्छे विषयों पर बातचीत करना चाह रहे हैं, आप ठहर कर बात करना चाह रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार करते रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक बात और आप सभी के सामने उजागर करना चाहता हूँ। वर्ष 2008 की बात है। वैसे मैं पंकज सर को 2007 से जानता हूँ, जब मैं बिल्कुल। दैनिक भास्कर का एक बीटीवी एक विंग हुआ करता था, वहाँ पे हमने साथ में काम किया। सर वहाँ पे न्यूज़ रीडिंग करते थे, एक कहना चाहिए न्यूज़ संपादक भी रूम थे। के अंदर काफ़ी व्यस्त रहते थे। तब हमारा छोटा-मोटा संवाद होता था और मैं वहाँ पे एक डिप्टी मैनेजर इवेंट की पद पे वहाँ पे पदस्थ था। तब से हमारा संवाद अच्छा चला। फिर सर ने मुझे 2008 में एक बार बुला के कहा कि आप भी इस तरह का कोई जो है बिल्कुल, प्रकल्प चालू करें। तो 2008 का प्रकल्प वो अब 2025 में जाके पूरा हुआ और कहना चाहिए बहुत उसकी सबसे पहली बार अगर किसी ने मुझे ये बात बोली थी, तो वो पंकज सर थे और आज कह सकता हूँ कि एक गुरु के सामने एक नहीं, शिष्य का नहीं। साक्षात्कार हुआ। ये मेरे लिए थोड़ा-सा नहीं, ये एम्बैरेसिंग था। आपका बड़प्पन ये है। मेरे लिए थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग था, पर मुझे बहुत आनंद आया। नहीं, नहीं। थैंक बहुत यू सर। धन्यवाद और खूब आप आगे बढ़िए और इस तरह से विषयों पर जो है बात करते रहिए। धन्यवाद सर। थैंक खूब यू। शुभकामनाएँ।